नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ना मैं गोदी मीडिया का हिस्सा हूं, ना किसी आईटी सेल का सिपाही और ना ही किसी पार्टी का दलाल। मैं सिर्फ सच की तलाश में हूं और आज जो खबर मैं लेकर आया हूं, खबर ऐसी है जो हर उस व्यक्ति को जानना जरूरी जो भारत में रहता ही आखिर ये राजनीति में चल किया रहा है। खबर सुनने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह थारे से साथ सिर्फ खबर नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर उठता सवाल है जो सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। आपने सुना होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, जो सियासत में भूचाल लेकर आया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसे रद्द कर दिया है। जी हां, रद्द कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें दोबारा उसी कुर्सी पर बैठने के लिए मनाया भी गया। अब सवाल उठता है, क्या ये एक रणनीतिक चाल थी? क्या धनखड़ बीजेपी को कोई संदेश देना चाह रहे थे या फिर ये पूरा मामला एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था? दरअसल बात शुरू होती है 21 जुलाई 2025 से, जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और राजनीति गर्म थी। इसी बीच रात 9 बजे खबर आई कि धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया स्वास्थ्य। लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तुरंत कहा कि उन्होंने दिन भर धनखड़ से बात की थी और वह बिल्कुल स्वस्थ दिखे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा दाल में कुछ काला है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि अगर वाकई बीमार थे तो दिन भर राज्यसभा कैसे चलाई? 22 जुलाई को राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया, गृह मंत्रालय ने गजट जारी किया और हरिवंश ने कार्यवाही संभाली। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। क्या बीजेपी ने धनखड़ को महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकने के लिए इस्तीफा देने को मजबूर किया? सूत्रों का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें प्रस्ताव के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन धनखड़ ने जवाब दिया, मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाऊंगा। शायद यही बात बीजेपी को खटक गई और फिर आया 2 अगस्त। जैसे ही सुबह हुई, राष्ट्रपति भवन से खबर आई कि इस्तीफा रद्द हो गया है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ने खुद उनसे बात की और उन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आने को कहा। इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे धनखड़ फिर से कुर्सी संभालने को तैयार हो गए। अब सवाल उठता है, क्या यह एक ताकतवर प्रतीकात्मक संदेश था? क्या यह राष्ट्रपति की ओर से, संविधान की ओर से खेल में चुपचाप डाली गई एक चाल थी? धनखड़ की वापसी के साथ ही बीजेपी के भीतर मची खींचतान भी उजागर हो गई। नामों की चर्चा चल रही थी, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब सब कुछ शांत। सवाल उठता है कि क्या धनखड़ अब भी पहले की तरह बेबाक बने रहेंगे या फिर कोई दबाव उन पर भी होगा? देश अब किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का लोकतंत्र है और ये संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं। उसी संविधान की बात जिसने बाबा साहब अंबेडकर की कलम से हमें हक दिलाया। आज एक बार फिर न्यायपालिका से उम्मीद की लौ जली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी और गवई ने कहा, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। यह चेतावनी देश की सबसे बड़ी अदालत से आई है, जहां न्याय की जगह अब सत्ता की साजिशें सुनाई देने लगी थी। अगर सरकार संविधान से ऊपर चलना चाहती है तो अदालत दखल देगी। अब बात बिहार की, जहां 35 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग कह रहा है यह तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन कोर्ट पूछ रहा है ये किसके इशारे पर हो रहा है? यही नहीं, अब मतदाता को 11 दस्तावेज चाहिए सिर्फ वोट देने के लिए। नागरिक होना अब काफी नहीं,
अब हर बार खुद को साबित करना होगा। और जब आपने ये सोचा ही होगा कि अब और क्या बचेगा, तब सामने आती है ईडी की कहानी। सरकार का सबसे बड़ा हथियार जो अब खुद सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस ने कहा मेरा मुंह मत खुलवाइए, तो कोर्ट की दीवारों ने भी झनझना दिया। क्या यह लोकतंत्र है या कोई निजी कंपनी जहां एजेंसियां मालिक के इशारे पर काम करती हैं? सरकार कहती है फैसले हमारे हिसाब से हों, लेकिन गवई साहब कहते हैं नहीं, संविधान के हिसाब से चलेंगे। उन्होंने साफ कर दिया रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, सेवा करूंगा तो सिर्फ जनता के विश्वास की। यह आवाज सिर्फ कोर्ट की नहीं है, यह लोकतंत्र की सांस है। और जब यह सांस गूंजती है तो सत्ता की दीवारें हिलती हैं। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। चुप रहेंगे या इस लोकतंत्र को फिर से जीवित करेंगे? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आवाज को दबने मत दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, एक चेतावनी है। लोकतंत्र अब भी जिंदा है, लेकिन कब तक ये आप तय करेंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल लड़ाई अब अदालतों, एजेंसियों या टीवी डिबेट में नहीं, बल्कि आम आदमी की समझदारी में लड़ी जा रही है। क्या हम सच को पहचान पा रहे हैं? क्या हम सत्ता की भाषा और संवैधानिक मर्यादा के बीच फर्क कर पा रहे हैं? आज कोर्ट कुछ कह रहा है, सरकार कुछ और मीडिया वह दिखा रहा है जो सत्ता को सूट करता है। और इस शोरगुल में सबसे जरूरी बात, आम जनता का भरोसा धीरे धीरे खोता जा रहा है। आज अदालत की एक टिप्पणी पर देश को उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन यह कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह लंबी लड़ाई है जिसे हम सबको लड़ना होगा। हर रोज, हर मंच पर, हर चुनाव में, हर अखबार के नीचे छिपी सच्चाई को पढ़ते हुए, हर व्हाट्सएप मैसेज को जांचते हुए। सवाल पूछना अब सिर्फ पत्रकारों का काम नहीं रहा, बल्कि अब यह हर नागरिक का कर्तव्य बन चुका है। क्योंकि जो देश सवालों से डरने लगता है, वहां जवाब सिर्फ झूठ बनकर लौटते हैं। और जो नेता अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लगे, उन्हें याद दिलाना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वह एक समीकरण है ओबीसी, ईबीसी और मुस्लिम वोट का ऐसा गठजोड़ जो बीजेपी के लिए संजीवनी रहा है। अगर वे जेल गए तो यह वोट बैंक सीधा तेजस्वी यादव की झोली में गिर सकता है और तब बिहार में बीजेपी की जमीन खिसक जाएगी। तेजस्वी यादव अब तक डिप्टी सीएम रह चुके, लेकिन नीतीश की गैर मौजूदगी उन्हें बड़ा खिलाड़ी बना देगी। बिहार की जनता उन्हें लालू का बेटा नहीं, नीतीश की खाली कुर्सी का उत्तराधिकारी मानेगी।